हेलो बच्चों, तो कैसा हुआ पेपर आप लोगों का? आई होप बढ़िया हुआ होगा। SBTS है ना, तो बढ़िया हुआ होगा पेपर। तो चलिए पेपर का डिस्कशन करते हैं और देखा जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आए थे। और आप लोगों ने होपफुली ज़्यादातर अच्छा ही किया होगा, लेकिन जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो वो देखते चलिए। तो चलिए फिर, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, सिंह सर के मिशन के तहत अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया ड्यूमास मेथड पर, है ना। ड्यूमास मेथड पर होपफुली आप लोगों ने किया होगा एकदम सही, क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ड्यूमास मेथड में एक चीज़ हम ध्यान रखें, ये बात ध्यान रखें कि जब कभी भी तुमको दिया होगा एक्वस टेंशन, ठीक है, एक्वस टेंशन दिया होगा, तो पहले जो प्रेशर दिया है उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस करोगे तो कितना दिया हुआ प्रेशर? 715 दिया हुआ है। तो आपको अगर एक्चुअल प्रेशर निकालना है तो 715 माइनस 15 कर दो, जो कि आ गया 700, ठीक है। फिर यहाँ पर ड्यूमास में फॉर्मूला आपने देखा होगा कि क्या अप्लाई करते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ये किया जाता है। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, जहाँ पर 1 है जो कंडीशन है नॉर्मल वो, और 2 है STP कंडीशन, और यहाँ पर हमें STP पर पहले वॉल्यूम निकालना होगा। तो मैंने जैसा कि अभी बताया, 1 है जो नॉर्मल कंडीशन दी हुई है किसी भी टाइम की वो, और 2 है STP कंडीशन। तो अब ज़रा अगर उसके बेसिस पर हम इसको करें, तो उसके बेसिस पर देखा जाए यहाँ पर, तो V2 हमको निकालना है, तो P1 की जगह क्या रख दें? 700 रख दें। V1 की जगह कितना रख दिया जाए? V1 आप देखिए कितना दिया हुआ है आपको, V1 दिया है 55 ml, तो V1 की जगह रख दिया 55, ठीक, अपॉन T1 कितना दिया हुआ है? T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, देखो ये टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, इक्वल्स टू P2। अब P2 जो है वो प्रेशर है, STP का प्रेशर, तो STP का प्रेशर क्या होगा? 1 atm, जिसको कि अगर Hg में रखना है, क्योंकि यहाँ पर mm ऑफ Hg में रखा है 700, तो क्या करोगे? 760 इंटू V2 आपको कैलकुलेट करना है अपॉन T2। तो T2 अगर देखा जाए तो T2 भाई कितना रखा जाए, STP पर कितना होता है टेम्परेचर, ज़रा बता दीजिए जल्दी से, कितना रखा जाए? 273। तो बता, यहाँ से V2 कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से V2 अगर कैलकुलेट करोगे तो V2 कैलकुलेट करने पर कुछ आएगा, यहाँ पर अगर कैलकुलेट किया जाए, देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए जो वैल्यूज़ रखी गई हैं। मैंने कहा यहाँ पर दो तरह की कंडीशन है, 1 और 2। 1 जो कंडीशन है वो किसी भी टाइम t इक्वल टू टी की कंडीशन दी हुई है, और 2 जो है वो है STP कंडीशन। तो जो हमने काम किया, 1 पर तो जो भी हमें प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ था वो रख दिया, और 2 पर हमने देखिए P2 की वैल्यू 760 रखी, क्योंकि 2 STP कंडीशन है, तो STP कंडीशन पर प्रेशर क्या होगा? 760 mm ऑफ Hg। पॉइंट ये आता है कि आखिर mm ऑफ Hg में क्यों रखा है, ATM में क्यों नहीं रखा? भाई जिस यूनिट में प्रेशर इधर रखोगे P1 रखोगे, उसी यूनिट में P2 रखोगे, ठीक। नीचे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम के इधर वॉल्यूम हो गया टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, तो T1 हो गया 300, और T2 की अगर बात करें, T2 है STP वाला टेम्परेचर, तो STP वाला टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 273 केल्विन। ये सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम कुछ आ जाएगा 46 ml। जिन लोगों ने ना किया हो पहले इसको ज़रा जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। जिन लोगों ने भी ना किया हो इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, जो लोग कर चुके हैं ध्यान रखें, एक्वस टेंशन लिखा हुआ है तो मैंने कहा कि हम लोग माइनस कर देंगे। जिन लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा वो जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर दिया होता है उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्वस टेंशन एग्जाम्पल में, ठीक है,
हो सकता है वो क्वेश्चन दे और तुमको एक्वस टेंशन लिख कर ना दे, वो तुमको लिख कर दे दे प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो एक्वस टेंशन की जगह पर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी लिख कर दिया जा सकता है, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो एक्वस टेंशन लिखा जाए या प्रेशर ऑफ वाटर वेपर लिखा जाए, एक ही बात है। हो गया होगा ये नोट। ठीक है, अब वॉल्यूम आ गया 46 ml, तो वॉल्यूम आ गया 46 ml, तो अब नाइट्रोजन की परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है 28/22400, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम जो अभी V2 निकाला था, है ना, वॉल्यूम V2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर कर सकते हैं हम 28/22400 दिया हुआ है ये एनसीईआरटी में, और जब हम लोगों ने पढ़ा भी था या आपने जहाँ भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा फॉर्मूला ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। वॉल्यूम जो निकला क्या निकला 46 ml। वेट की बात की जाए, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है 0.35 दिया हुआ है इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर 28 क्यों रखा गया, 28 इसलिए रखा गया है क्योंकि 28 जो है वो एक तरह से देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट होता है N2 का। तो ये फॉर्मूले में रख दिया, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली कुछ 16.4 के आसपास आएगा। तो क्या हो गया आंसर, थर्ड हो गया। ठीक, तो थोड़ा सा लेंदी इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ गया, है ना। तो 2 बार फॉर्मूला लगाया, एक बार V2 निकालने के लिए और फिर उसके बाद नाइट्रोजन की परसेंटेज के लिए। तो थोड़ा सा लेंदी लगता है ये क्वेश्चन लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से है बहुत आसान। अगर याद रखो सीधा सा कि एक बार लगाना P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2। 1 मतलब कोई भी कंडीशन और 2 का मतलब है STP कंडीशन। STP पर वॉल्यूम निकालो, यहाँ पर ये जो V2 है ये क्या है, वॉल्यूम एट STP। चलो भाई, तो पहले क्वेश्चन में समय लग गया ठीक ठाक, लेकिन ठीक है, लगना ज़रूरी है। मेन बात है कि जिनसे हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जिनसे नहीं हुआ है कम से कम उनको समझ में आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड में देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज दी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज आपको दी हुई है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब बताओ कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है, तो 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज माइनस कर दो, तो बताओ ऑक्सीजन की परसेंटेज भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो अगर हम 100 से माइनस कर दें तो ऑक्सीजन की भी परसेंटेज आ जाएगी। ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पर आएगी, अगर निकालोगे तो कुछ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना होगा, टोटल होगा 100, तो यहाँ पर हम दोनों को माइनस कर दें तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कुछ आ जाएगी यहाँ पर 51.6 के आसपास आएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों की अगर हम निकालें, मान लो कार्बन की बात करें तो कार्बन के अगर हम मोल निकाल लें तो मान लो ये वेट मान लिया 38.7, तो अगर हमने 38.7 वेट मान लिया कार्बन का, ठीक है, तो 38.7/12 होगा, तो ये कुछ आ जाएगा 3.2। हाइड्रोजन की परसेंटेज की अगर बात इसी तरीके से मोल निकालें तो हाइड्रोजन का वेट मान लो 9.6 अपॉन एटॉमिक वेट कितना होता है 1 होता है, तो कितना हो गया 9.6 हो गया। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन के मोल निकालें तो ऑक्सीजन के मोल क्या होंगे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और वेट कितना है 51.6 और एटॉमिक वेट कितना होगा 16, यानी कि आ गया 3.2। सबके हमने मोल निकाल लिए वेट अपॉन एटॉमिक वेट करके, और वेट कहाँ से मिला, जो परसेंटेज दी थी उसी को वेट मान लिया। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या बनकर आया, तो फॉर्मूला अगर देखा जाए
तो कार्बन के कितने मोल हैं 3.2, हाइड्रोजन के कितने 9.6, ऑक्सीजन के कितने 3.2। ठीक है, अब 3.2 कॉमन ले लो। अगर 3.2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा CH3O। तो अगर आप 3.2 कॉमन ले लें तो ये आ गया CH3O, यानी कि सेकेंड। ठीक, तो देखते चलिए भाई कितने लोगों का सही हुआ। तो हो जाएगा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आराम से देख लो। आते हैं नेक्स्ट पर, जल्दाल मेथड फॉर एस्टिमेशन। तो जल्दाल मेथड का क्वेश्चन एस्टिमेशन का अगर कहा जाए तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट वेट के टर्म में भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मान लो करना है तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन वेट। ठीक है, कौन सा वेट, जो वेट दिया हुआ है। तो 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन वेट। अब मोलैरिटी दी हुई है H2SO4 की कितनी 1, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो मोलैरिटी 1 दी हुई है तो नॉर्मेलिटी हो गई 2। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम दिया हुआ है 10 ml अपॉन वेट। ये वेट किसका है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दिया हुआ है 0.75। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है 0.75। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट किया जाए तो 1.4 इंटू 10 कितना हो गया 14 हो गया, 14 इंटू 2 कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, 28 अपॉन 0.75। तो 28 को 0.75 से डिवाइड करो, यानी कि उससे ज़्यादा वैल्यू ही आएगी। ठीक है, और ज़्यादा वैल्यू अगर देखा जाए एग्जैक्ट निकाल कर कुछ 37 के आसपास आती है। तो क्या हो जाएगा 37.3। ठीक है भाई, तो मेन बात है ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है। आराम से देख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं। चलो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ना। यहां पर कहा जा रहा है कि नोन मास ऑफ W ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड इन केरियस ट्यूब विद सोडियम पेरोक्साइड और फ्यूमिंग HNO3 एंड बेरियम क्लोराइड। ये तो देखो जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस लिख दी गई है क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ाने के लिए, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सल्फर चेंजेस टू बेरियम सल्फेट, एग्जामिनर अक्सर ऐसा काम करता है एग्जाम में कि 2 लाइनें ऐसी लिख देगा जिसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लिख दी जाती है कि क्वेश्चन आपको लेंदी लगे, और इसीलिए टेस्ट में भी इस तरीके से दिया जा रहा है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो और एग्ज़ाम में आप हैबिचुअल रहें ऐसे क्वेश्चंस के। तो बढ़िया, अच्छी तरीके से फ्रेम किया गया, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बेरियम सल्फेट का मोलर मास 233 दिया हुआ है और यहाँ पर बेरियम सल्फेट का वेट W1 दिया हुआ है और परसेंटेज पूछी गई है। तो डायरेक्ट फार्मूला है, एनसीईआरटी में दिया हुआ फार्मूला है, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा वेट ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो ये अगर आपने देखा होगा एनसीईआरटी में तो ये सीधा सीधा दिया हुआ, वहीं से सीधा उठाया गया, कहीं से कुछ अलग है ही नहीं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। IUPAC नेम फॉर एटॉमिक नंबर 120। तो 120 एटॉमिक नंबर का IUPAC नेम। तो भाई क्या हो जाएगा, 1 के लिए अन लिखते हैं कि नहीं। तो 1 के लिए अन लिखते हैं, 2 के लिए क्या लिखोगे बाई लिखोगे। तो 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई। 0 के लिए क्या लिखते हो, क्या लिखा जाएगा 0 के लिए, 0 के लिए लिखा जाता है निल।
तो इसके लिए 1, इसके लिए बाई और इसके लिए नील। तो क्या नाम हो गया? अनबाइनिलियम। तो अनबाइनिलियम कहाँ पर है? ये है। ठीक है, सही हुआ होगा मुझे लगता है ये सबका, है ना? इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ लैंथेनाइड्स बिलोंग्स टू। लैंथेनाइड अगर देखा जाए कौन से पीरियड के मेंबर हैं, तो भाई ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो लैंथेनाइड जो होते हैं वो 4F सीरीज भी लैंथेनाइड्स को कहा जाता है ना, और ये 6th पीरियड के मेंबर होते हैं। 6th पीरियड के होते हैं लैंथेनाइड, इनको 4F सीरीज या इनर ट्रांजिशन मेटल तो कहते ही कहते, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 4F सीरीज भी कहते हैं। और इसी तरीके से अगर एक्टिनाइड पूछा जाता तो एक्टिनाइड को 5F सीरीज कहते हैं, और एक्टिनाइड जो होते हैं 7th पीरियड मेंबर होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई। 57 आ गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के क्वेश्चन भाई बड़े जबरदस्त। आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बोरॉन इज हायर देन दैट ऑफ बेरिलियम एंड कार्बन। देखते हैं भाई ये पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं। जरा लिख दूं मैं आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस, ये होता है सीक्वेंस, मालूम होगा। ठीक, तो इस हिसाब से तो बेरिलियम और कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा है, और लिखा क्या है कि बोरॉन की ज़्यादा है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या लिखा? सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो भाई ये बात तो ठीक है कि सीजियम क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसी को हम ये भी कहते हैं मोस्ट मेटालिक होता है नेचर में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। तो कौन सा होना चाहिए? 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट में हमेशा ऐसे पढ़ो और डिसाइड कर लो वहीं पर कि कौन सही कौन गलत, और उसके बाद बहुत ही आराम से ऑप्शन देखकर टिक करो, क्योंकि बड़े मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं। रेडियस ऑफ एन एटम इज लार्जर देन इट्स कैटायन। किसी एटम की रेडियस उसके कैटायन से ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। कोई एक एटम है M और एक है M+, तो M की रेडियस तो M+ से ज़्यादा ही होगी ना, तो बात तो सही है। दूसरा देखा जाए, रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ एन एटम आर सेम। मतलब ये कहा जा रहा है कि M+ और M- की रेडियस सेम होगी। क्या ये बात होगी? गलत है। पहला तो सही है ना, पहला सही है, लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा गलत है। तो क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। क्योंकि कैटायन जो होता है, अगर देखा जाए तीनों को हम कंपेयर करें, M+, M और M-, तो हम ये कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आएगा तो साइज कंट्रैक्ट कर जाएगा। जो आयनिक साइज होगा कैटायन का वो अपने एटम से कम होगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो जो आयनिक साइज होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जनरली जो सीक्वेंस होता है वो ये कि कैटायन का आयनिक साइज कम, उससे ज़्यादा जो एटम है वो, और उससे भी ज़्यादा एनायन का आयनिक साइज होता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वेवलेंथ। चलो भैया देखा जाए, वेवलेंथ की बात हो रही है तो क्या होगा? लैम्डा इक्वल्स टू H/m इंटू V। अब H कितना होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.66 इंटू 10⁻⁻34 होता है, अपॉन देखा जाए तो M मास कितना दिया हुआ है? 0.1 kg दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा भी कई बार हो चुका है कि मास ग्राम में दिया गया है, आपको मास को केजी में ही रखना है। अब इस तरह के क्वेश्चन फ्री के मार्क्स होते हैं, बस यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो v वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 10 दिया हुआ है, तो 0.1 इंटू 10 तो 1 हो गया, यानी कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है सीधे सीधे वही आंसर हो जाएगा।
तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और वही आंसर, तो क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक, क्लियर। देख लीजिए भाई अच्छे से। अब यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन जो पहली लिखी हुई है यही करेक्ट है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। अब एक बात बताओ, डेल्टा पी को एम वी, मोमेंटम को m इंटू वी लिखा जा सकता है, तो यानी कि ये बात भी ठीक है, p की जगह m इंटू वी लिख दिया, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ऑफ m इंटू वी। ठीक, उसके नीचे देखो, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी, है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी होता है इस, ठीक, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, यानी कि ये तो तीनों बातें एक ही हैं, वही जो पहली बात है उसी को और दो तरह से लिखा गया है, तो इसका मतलब ये चारों सही होंगे। एक सेकेंड, तो ये चार के चारों सही हैं, मतलब तीनों सही हैं, ऑल आर करेक्ट, तो इसका 4th आंसर होगा। यहाँ अगर गलती होती है तो जल्दबाजी में सिर्फ ये कि किसी ने पहला ऑप्शन देखा वही मिल गया, नीचे देखा ही नहीं, इसीलिए कहा जाता है चारों ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है। चलो भाई, नो रेडियल और स्फेरिकल नोड, ज़रा देख ले इसको। रेडियल नोड निकालते कैसे, n माइनस एल माइनस 1, तो चलो ज़रा फर्स्ट वाले में देखिए कितने रेडियल नोड होंगे। n की वैल्यू क्या होती है, ये जो नंबर होता है ये कहलाता है n, तो n की वैल्यू 1 है। s सबशेल के लिए, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, यानी कि 1s के लिए रेडियल नोड कितनी हो गई, 0। सेकेंड में देखो n कितना है, 2, तो 2 हो गया। l, p सबशेल के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो n माइनस एल माइनस 1 कितना आ गया, 0, तो इसके लिए भी 0 आ गया। सबके लिए करके देख लेते हैं, n हो गया 3 माइनस l, d सबशेल के लिए l होता है 2 माइनस 1 यानी कि 0, तो भाई ये क्या बात हो गई, ये तो सभी के लिए 0 आ रहा है, तो अगर सबके लिए आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक, यहां पर इस क्वेश्चन को सही करने के लिए बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर हमें ये s के लिए, p के लिए, d के लिए l क्या होता है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। चलो थोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्बिटल कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन, द रूल इज पॉपुलरली नोन एज, कौन सा रूल है, पॉलीज प्रिंसिपल, है कि नहीं, तो पॉलीज का रूल है, ये तो मुझे नहीं लगता कि गलत किया होगा किसी ने, सो पॉलीज प्रिंसिपल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा। चलो, विच ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैसे तो हम इन सब का लिख कर देख सकते हैं कहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमें मोस्टली क्रोमियम, कॉपर, इनका सबकी कन्फिग्रेशन याद रहती है, तो यहाँ पर जैसे मुझे क्रोमियम दिखा तो मैं पहले ज़रा क्रोमियम की ही बात कर लूँ, तो क्रोमियम होता है 4s1 3d5, s में 1 d में 5, यानी कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड तो यहीं हो गए Cr में, तो हमें कुछ और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जिंक है, जिंक में कितने होंगे, 0 होंगे, आयरन में उससे 6 से तो कम ही होगा हर हाल में, है ना। फॉस्फोरस में हमें पता है कितने होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं, क्योंकि 3s2 3p3 अनपेयर्ड होते 3, और तो इसमें जैसे क्रोमियम दिख गया तो हमें कुछ और चेक ही नहीं करना, सीधे हम बता सकते हैं। हाँ भाई, मैचिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से, तो लाइमन क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट, और बामर क्या होगा, विजिबल, और ये दोनों कहाँ होंगे, इंफ्रारेड, तो ज़रा मैच कराओ भाई।
P का क्या होना चाहिए, सेकेंड, Q का क्या होना चाहिए, फर्स्ट, और R और S दोनों का क्या होगा, थर्ड ही होगा। तो R और S दोनों का सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा, P का सेकेंड, Q का फर्स्ट, R S का थर्ड। चलो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकेंड ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +2 होती है ना। और भाई एक बात और, कई सारे लोगों के मन में एक बात आ सकती है कि एस ब्लॉक तो हट गया, तो आखिर टेस्ट में एस ब्लॉक का क्वेश्चन कैसे। तो एक बात समझो, ये क्वेश्चन एस ब्लॉक का नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन एस ब्लॉक का भी हो सकता है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन का भी तो हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पर आपसे रेडॉक्स के बेसिस पर पूछा जा सकता है, इसलिए पूछना बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, +2, फोर्थ आंसर। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, CaOCl2। तो CaOCl2 में क्लोरीन की दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक होती है -1 और एक होती है +1। तो -1 +1 एक्चुअल में कुछ इस तरह का होता है, CaOCl और Cl, जो Cl डायरेक्टली जुड़ा है उसकी -1 होती है, और जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसकी +1 होती है। ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से क्लोरीन की +1 और कौन से क्लोरीन की -1, तो इसलिए ध्यान रखा जाए, ठीक। बढ़े भाई आगे। विच आर द फॉलोइंग क्लोरीन हैज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देख लो भाई जरा, ये होगा आंसर, और देखो कैसे, HClO4 है, तो मान लो H की कितनी होगी, +1, क्लोरीन की X मान लो, और ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2, = 0 होगा। तो अब देखिए ज़रा, 1 + x -8 = 0, तो 1 - 8 क्या हो गया, x - 7 = 0। तो x कितना आ गया, +7 आ गया। तो HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। क्लोरीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इसी पर एक अलग क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। अगर कभी पूछा जाए कि HClO4 क्या डिसप्रपोर्शनेट होगा, तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि HClO4 में क्लोरीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऑक्सीडाइज भी हो रही हो और रिड्यूस भी हो रही हो। यहाँ पर ये Cl का रिडक्शन तो हो सकता है, लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो इसलिए HClO4 डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। मतलब एक अलग क्वेश्चन है, और डिस्कशन का मतलब मुझे लगता है सिर्फ डिस्कशन नहीं होता, अगर उस क्वेश्चन से कुछ नया बन सकता है तो वो भी हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए, है ना। चलो भाई, स्टॉक नोटेशन, फेरस ऑक्साइड। फेरस पता क्या होता है, फेरस होता है जहाँ पर आयरन होता है +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो फेरस है मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ठीक। और ये जो नोटेशन की बात की जा रही है, स्टॉक नोटेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन न्यूमरल्स में दिखाते हैं, तो यहाँ पर 2 यहाँ दिखाया जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, तो 68 का थर्ड हो जाएगा, ठीक। देख लो भाई, हाँ भाई, चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड गेट्स रिड्यूस्ड टू HCl। क्या ये बात सही लिखी है कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है एंड गेट रिड्यूस्ड टू HCl? इसका मतलब है कि क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो HCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, Cl- -1 होती है कि नहीं। यानी कि क्या हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर Cl2
Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cl2 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में जा रही है, तो यानी कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड गेट रिड्यूस्ड टू HCl, तो बिल्कुल सही है। क्लोरीन के बारे में बात हो रही है कि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। रीजन देखा जाए, इन अबव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज रिडक्शन, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन को जब ऐड करोगे तो हाइड्रोजन का खुद का तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिफर्ड टू एज रिडक्शन, एकदम सही। यानी कि असर्शन और रीजन दोनों यहां पर सही हैं या नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिए भाई। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही हैं, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो Cl को रिड्यूस करेगा। चलो 70, ये फिर से स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन C3O2 इज +2। क्या ये बात सही है कि C3O2 में सभी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है? क्या आपको ऐसा लगता है ये सही है? NCERT में दिया हुआ है, तो अगर उस हिसाब से देखें तो चलो ज़रा बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये जो एंड वाले कार्बन है ये और ये, इन दोनों के बारे में तो ये बात सही है, लेकिन जो बीच वाला कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो बाकी दो के लिए तो सही है, लेकिन बीच वाले के लिए गलत है। लेकिन देखा जाए तो ये स्टेटमेंट तो सबके लिए लिखा हुआ है, तो सबके लिए लिखा है, इसका मतलब क्या ये सही होगा? तो स्टेटमेंट गलत। ब्रोमीन की अगर बात करें, ये Br स्टार की पूछा गया, ये वाला जो स्टार है इसी की बात की जा रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? तो यहाँ पर NCERT में दिया है, आपने देखा भी होगा, +6 और इसकी होती +4। यहाँ लिखा है 0, तो ये बिल्कुल गलत है। 0 नहीं होता, क्या होता है? +4। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। देख रहे हैं यहाँ पर, पहला दूसरा दोनों, तो कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। चलिए भाई, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया काफ़ी देर में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे 16 ग्राम मीथेन में। मेरे हिसाब से मोल का क्वेश्चन है, पूछा कुछ भी जाए, सबसे पहले काम ये करो कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो मीथेन के नंबर ऑफ मोल अगर निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल क्या निकलता? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम में ही वेट दिया है, 16 ग्राम दिया है, और मॉलिक्यूलर वेट भी 16 होता है। तो मोल कितने आ गए? 1। अब अगर हमें निकाल ले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मीथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1 इंटू Na। तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? Na हो गए। अब चलो ज़रा आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। एक बात बताओ, CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के पास 6 और एक हाइड्रोजन के पास 1, यानी कि 4 हाइड्रोजन के पास 4। तो 6 और 4 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 10Na आ जाएगा। तो 4 हो गया। आराम से देख लीजिए, बिल्कुल आराम से इसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, एकदम आराम से, ठीक। Number of moles present in 30% W by W ammonia having volume 250 ml
at NTP. Density of ammonia is 0.9 ग्राम पर ml. डेंसिटी ऑफ अमोनिया 0.9 ग्राम पर ml दी हुई है। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ मोल अमोनिया का पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल चाहते हैं अमोनिया का, तो एक बात बताओ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दें तो नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे। अब बात यह है कि वॉल्यूम तो दिया है लेकिन मोलैरिटी नहीं दी, लेकिन मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे? परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये एक शॉर्ट सी ट्रिक है, जब परसेंटेज बाई वेट दिया हो तो इस तरह से मोलैरिटी निकाली जा सकती है। यहाँ ये ध्यान रखना, m जो है ये मोलैरिटी है। तो परसेंटेज कितनी दी है? 30 इंटू डेंसिटी कितनी दी हुई है? 0.9 इंटू 10 और मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, अमोनिया का? 17। ठीक, तो बताओ यहाँ से मोलैरिटी निकल आएगी और मोलैरिटी यहाँ से निकाल लोगे। जब मोलैरिटी यहाँ से आ जाएगी तो मोलैरिटी निकालने के बाद क्या कर दो, देखिए ज़रा कैलकुलेट करके कितनी आ रही है मोलैरिटी। सब लोग करिए ज़रा। तो ये कुछ आ जाएगा कितना, 0.9 इंटू 10 कितना हो गया? 9, यानी कि 270 अपॉन 17। ये आ गई मोलैरिटी। तो मान लो यहाँ पर हम रख दें मोलैरिटी की जगह 270 अपॉन 17 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 ml। तो रख दें वॉल्यूम को 250 ml, लेकिन वॉल्यूम को हमें रखना किस यूनिट में होगा, लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, है ना। तो 1000 से डिवाइड कर दो। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो सॉल्व करने पर ये कुछ आएगा, कैलकुलेट करने पर 250 अपॉन 1000 कितना आ गया, ये 4 आ गया। और 17 इंटू 4 कितना आ गया, 68 आ गया। तो 270 अपॉन 68, 270 अपॉन 68 अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ 3.9 के आसपास आएगा। तो 3.9 के आसपास वाला कौन सा आंसर हो सकता है, 4th हो सकता है। टेक योर टाइम, आराम से देख लो। पहले यहाँ से मोलैरिटी निकाल ली, फिर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके मोल निकाल लिया, जो कि पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मोलैरिटी इस तरीके से निकाल लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मोलैरिटी निकाल लो। और जब मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी कितनी आई आपकी, मोलैरिटी आ गई 270 अपॉन 17। तो मोलैरिटी हमने यहाँ पर रख दी 270 अपॉन 17, वॉल्यूम रखा 250 ml, ml को 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो लीटर में कन्वर्ट हो गया। सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस। सब्लिमेशन कैसी प्रोसेस होती है, सॉलिड डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड वेपर फेज में चला जाता है सीधे सीधे। तो सॉलिड सीधे सीधे वेपर फेज में चला जाएगा। ये वो क्वेश्चन देखते ही टिक करने वाला है ना। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ SN2O4। एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ पर क्या होता है, SN2 प्लस SN4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर SN2+ का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस ऑक्सलेट आयन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ज़रा देखें वैलेंस फैक्टर। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। SN2+ से 4+ में जा रहा है। ऑक्सलेट में देखा जाए तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी,
यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और यहाँ कितनी है +4। तो एक कार्बन में कितने का चेंज आया, एक का आया। एक कार्बन में एक का चेंज आया तो ऑक्सीलेट में 2 कार्बन है, तो ऑक्सीलेट में कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया। यानी कि ऑक्सीलेट का जब ऑक्सीडेशन हुआ और ये CO2 में कन्वर्ट हुआ तो देखो ऑक्सीलेट आयन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो एक कार्बन में एक का चेंज आया तो ऑक्सीलेट में 2 कार्बन है तो 2 का चेंज आ गया। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2। तो ओवरऑल देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन Sn के केस में और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट यानी कि 4। तो वैलेंस फैक्टर जो इसका होगा वो होगा 4। तो वैलेंस फैक्टर अगर 4 होगा तो क्या हो जाएगा, m/4। तो हम कहेंगे m/4। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। और इसी तरीके का एक फेरस ऑक्सैलेट का क्वेश्चन है जो कि 2 बार नीट में आ चुका है, उसी पर बेस्ड है ना। वहाँ आंसर आता है m/3 क्योंकि वहाँ Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होता है तो वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। यहाँ पर Sn2+ Sn4+ में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं और ऑक्सैलेट में तो 2 हैं ही, तो 4 हो गया। वैल्यू ऑफ x एंड y, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा, ज़रा यहाँ पर x और y की बात की जा रही है तो ज़रा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ तो 0 है ना। यहाँ पर कितनी है ज़रा देखो, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और यहाँ पर कितनी है -1। ठीक, +5 -1, एक सिंपल सी ट्रिक से कर ले रहे हैं इसको। तो ज़रा बताओ यहाँ और यहाँ लेफ़्ट राइट में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, 5। तो ClO3 में जितने का चेंज आया लेफ़्ट और राइट में उतना ClO3 के नीचे लिख दो। तो ClO3 में कितने का चेंज आ रहा है, 5 का, क्योंकि यहाँ है ऑक्सीडेशन नंबर +5 और इधर है ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो हमें दोनों में डिफरेंस देखना होगा। तो डिफरेंस हमने देखा तो यहाँ पर और यहाँ पर 5 का चेंज आ गया। यहाँ -1 है और यहाँ 0 है। जब यहाँ -1 और यहाँ 0 तो क्या हो गया, कितने का चेंज आया, Cl- में 1 का। तो Cl- में 1 का चेंज आ गया। ठीक है, Cl- में 1 का चेंज। अब जब हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं तो उसके बाद ऐसे कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ClO3- का कोफिशिएंट हो गया 1 और अगर देखा जाए Cl- का कोफिशिएंट कितना हो गया, 5। ठीक, तो अब ClO3- का कोफिशिएंट हो गया 1 +5 Cl-। तो एक बात बताओ, 5 Cl- हो गया तो सीधे सीधे y = 5 हो गया। अब सीधे सीधे अगर y = 5 हो गया तो क्या कुछ सोचना है, सीधे आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा आंसर होगा, 3rd होगा। लेकिन फिर भी x = 3 कैसे आया ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 और एक 6 क्लोरीन है राइट साइड में, तो बताओ लेफ्ट में भी 6 क्लोरीन होंगे। तो अगर x की जगह 3 आएगा, ये x हटाकर x की जगह अगर 3 रख दें तभी तो 6 क्लोरीन होंगे लेफ्ट और राइट में कि नहीं। तो x = 3 और y = 5। करना क्या है एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सबका और यहाँ भी क्लोरीन का निकाल लो। अब निकाल लो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 5 और 0 कितने का चेंज आ गया, 5 का। यहाँ -1 और 0 कितने का चेंज आ गया, 1 का। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे वाली चीज़ इसके कोफिशिएंट के तौर पर आ जाएगी और इसके नीचे वाली चीज़ इसके कोफिशिएंट के तौर पर आ जाएगी। तो y = 5 आ गया और y = 5 आ गया, x = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई ट्रिक्स हैं बहुत सारी, बस उसी पर बेस्ड है सब कुछ और कुछ नहीं। यहाँ पर देखा जाए आपसे क्या कहा जा रहा है,
ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जा रही है, तो भाई यहाँ पर ये वाला हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि +3 +4 और +5 ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर का सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा सीधा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ज़रा देखा जाए, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, और यहाँ पर अगर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा +1। तो एक बात बताइए, इसका मतलब क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और जब 0 से +1 में जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा। मतलब क्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी कि डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। यहाँ देखा जाए, फ्लोरीन है 0 में और यहाँ पर है फ्लोरीन -1 में, और यहाँ पर भी फ्लोरीन किस में है, -1 में। तो आप समझ सकते हो, फ्लोरीन 0 से -1 में जा रही है, फ्लोरीन 0 से -1 में जा रही है, यानी कि सिर्फ हो रहा है रिडक्शन, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी, और यही पूछा गया है कि कौन नहीं होगी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, क्लियर। इसके बाद ये क्या है, ये दिया हुआ है कैनिज़ेरो रिएक्शन, और कैनिज़ेरो रिएक्शन हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, देखा है कि कैनिज़ेरो रिएक्शन को सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस, 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस, मान लो हम कहते X3 है, ट्राई एटॉमिक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एटम कितने होंगे। तो एक बात बताओ, पहले तो मॉलिक्यूल निकाल लें। मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na कर दो, तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं कि नहीं। तो ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, ट्राई एटॉमिक का मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, तो 3 × 0.1 इंटू Na की वैल्यू रख दो 6.02 × 10⁻23, है ना, 6.02 × 10⁻23, ये रख दी Na की वैल्यू। तो अब देखिए कितना आ जाएगा ये, 3 6 18, 1.8 × 10⁻23। ये मल्टीप्लिकेशन सही से करिएगा, देख लीजिए, 3 6 18 हो गया, और 18 × 0.1 कितना हो गया, 1.8, तो 1.8 × 10⁻23। ध्यान से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1.8 वाले 2 ऑप्शन हैं, इसलिए ध्यान से ही करना चाहिए। समझ गए भाई। दिन ग्रुप नंबर 116 का अगर निकालना है तो एक काम कर देते हैं, थोड़ा सा इसके लिए एक टेक्निक। तो ग्रुप नंबर इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट लोअर नोबल गैस। नियरेस्ट लोअर नोबल गैस कौन सी होगी, -14। एटॉमिक नंबर देखो भाई, 2 चीज़ें हैं, या तो ये आपको पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर याद हो किसी भी तरीके से, तो आप वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर याद नहीं तो एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। हालांकि ये जो ट्रिक जो है अलग अलग एटॉमिक नंबर के लिए, मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में जितनी चीज़ें हैं उनको 2-3 पार्ट में बांटा है मैंने। तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है हम उसके ही बारे में वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं जो इसके लिए लग सकती है। तो एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट लोअर नोबल गैस -14। तो अगर ये किया जाए तो 116 - 100 तो कितना आ गया, तो आ गया 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप वाला एक ही ऑप्शन, ठीक है। और ऐसे ही 120 का निकालोगे तो इसी तरीके से 120 - 86 - 14, तो ये कितना आएगा 20। एक बात बताओ, 20 कोई ग्रुप तो होता नहीं है, ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो 20 अगर आ जाए तो 18 होते हैं,
तो अगर 18 से ज़्यादा कुछ आ जाए तो 20 माइनस 18 कर दो, तो क्या आ गया? सेकेंड ग्रुप। तो 16 और सेकेंड ग्रुप। ठीक, ट्रिक्स हैं, अलग अलग तरीके से लोग निकालते हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई एटॉमिक नंबर से, कोई कैसे। ये ईजीएस्ट पड़ती है क्योंकि जब ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है ना तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह से निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है ज़्यादा एटॉमिक नंबर के केस में। और ये ट्रिक ऐसी है कि ज़्यादा एटॉमिक नंबर के केस में सबसे आसानी से हो जाता है। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो एक बात बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यानी हालांकि देखा जाए सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यहाँ पर S माइनस जो है इसके पास तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी तो वैसे भी कम होगी। F माइनस Mg2 प्लस Na प्लस सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कहा जा रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा। तो एक बात बताओ, जहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हम ये कहेंगे कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सेकंड है आंसर, देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन। द ग्रुप एंड पीरियड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो देखा जाए थर्ड ग्रुप और सिक्स्थ पीरियड। ठीक, और ये क्यों कहा जाता है थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड? यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जो लैंथेनाइट सीरीज आ जाती है ना, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक, पूछा जा रहा है कि किसका इनकरेक्ट ऑर्डर है। तो एक बात बताओ, ये O2 माइनस का आयनिक साइज F माइनस से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि कम दिया हुआ है, यानी कि ये आयनिक साइज का इनकरेक्ट ऑर्डर है। और यही पूछा गया है, आयनिक साइज का जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस, ऐसा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। जबकि दिया क्या हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया, डिक्रीजिंग होगा और इंक्रीजिंग दिया हुआ है इसलिए। हेक्सेन 2 ओन एंड हेक्सेन 3 ओन। हेक्सेन जरा बना लेते हैं, हेक्सेन 2 ओन और हेक्सेन 3 ओन क्या हैं ये दोनों, हेक्सेन 2 ओन हेक्सेन 3 ओन? तो देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ 4 कार्बन का एल्किल ग्रुप। तो एल्किल ग्रुप जब डिफरेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, तो जो आइसोमेरिज्म होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। ठीक, P एंड Q एंड R दिया हुआ है, तो भाई P और Q जरा देखा जाए, P है और ये Q है। एक बात बताओ, एनेंशियोमर की अगर बात की जाए तो मिरर इमेज अगर ले लो, ठीक है, अगर मिरर इमेज ले लो और दोनों चीज़ें एक दूसरे की मिरर इमेज आ जाएं तो उनको एनेंशियोमर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? P और Q देखने में क्या मिरर इमेज लग रही है? नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मिरर रख दो तो क्या P और Q एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं अभी मिरर इमेज। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ मिरर यहाँ रख कर देखो तो ये मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर वही मिरर यहाँ पर रख दिया जाए तो मिरर रखोगे तो देखो क्या बनेगा, लेफ्ट वाली सीट लेफ्ट में, राइट वाली राइट में। COH मिरर के पास में है, तो जब इसकी इमेज आएगी तो COH ऊपर आ जाएगा कि नहीं, और CHO नीचे आ जाएगा।
तो अगर मिरर यहाँ नीचे रखा जाए तो इसकी मिरर इमेज कौन बनकर आ रही, ये चीज़ बनकर आ रही मिरर इमेज। और ये है क्या, यही चीज़ तो है कि नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं P एंड Q आर मिरर इमेजेस। ध्यान से देखिए, मिरर अगर नीचे रख दिया तो P और Q मिरर इमेज हो गए, और अगर P और Q एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो क्या कहलाएंगे, एनाइंशोमर। एक बार फिर से अच्छी तरीके से समझ लो, अगर आप मिरर यहाँ रखो तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर मिरर यहाँ रख दो, इसको अभी भूल जाओ, यहाँ मिरर रखो और ज़रा इमेज लो, तो जब मिरर रखकर इमेज लोगे तो एच एच आएगा, सी एल सी एल आएगा। जो चीज़ यहाँ नीचे है वो इमेज में ऊपर आएगी कि नहीं, और जो चीज़ ऊपर है वो इमेज में नीचे आ जाएगी, उल्टा हो जाता है। तो ये बन गई मिरर इमेज किसकी, P की। और ये क्या है, Q ही तो आ रहा है, Q ही तो है। तो P और Q एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, क्योंकि कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर एनाइंशोमर्स। लेकिन ये तुमसे किसी ने नहीं कहा कि मिरर हमेशा यहीं रखो, मिरर यहाँ भी रखा जा सकता है। सो P एंड Q आर एनाइंशोमर्स। Two or more compound having same molecular formula but different functional group are known as, नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक, when two or more compound differ in the position of functional group on same carbon structure, these are called as, सेम कार्बन स्ट्रक्चर मतलब वही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। टू और मोर कंपाउंड डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो बताओ जब पोजीशन बदलेगी तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, पोजीशन बदलेगी तो पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, है ना। अभी देखो फंक्शनल ग्रुप बदला था पिछले क्वेश्चन में तो फंक्शनल आइसोमर थे, पोजीशन बदलेगी तो पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। इन दोनों को देखा जाए, ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के, मेटामर है, चेन आइसोमर है, क्या है ज़रा देखा जाए ध्यान से। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को देखो तो ये भी 2 डिग्री एमीन और ये भी 2 डिग्री एमीन, दोनों 2 डिग्री एमीन हैं, बस फ़र्क है एल्किल ग्रुप में, यहाँ पर मेथिल और प्रोपिल हैं और यहाँ दोनों साइड पर एथिल हैं। तो सिर्फ एल्किल ग्रुप बदल रहा, बाकी सब सेम है। तो अगर सिर्फ एल्किल ग्रुप बदल रहा है तो क्या बोलोगे, मेटामर। तो इनको हम बोलेंगे मेटामर। ठीक, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हैं, तो भाई ज़रा देखो, यहाँ पर आइसोमर है, चारों ऑप्शन में आइसोमर की ही बात की गई है। ये क्या है, COOH, COOH यानी कि एसिड, और ये क्या है CHO, CHO यानी कि एल्डिहाइड। तो एक एसिड है और एक एल्डिहाइड है, तो अगर एक एसिड और एक एल्डिहाइड तो बताओ क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा कि नहीं, है ना। तो फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो भाई यहाँ पर जरा देखो, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम होती है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, तो इस तरह से नंबरिंग हो गई। अब थर्ड कार्बन पर देखो, 1 2 3 और 4 कार्बन की ब्रांच लगी, तो थर्ड कार्बन पर 4 कार्बन की ब्रांच लगी है, तो क्या हो गया, ब्यूटिल हो गया, 3 ब्यूटिल। तो 3 ब्यूटिल और ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन, तो 3 ब्यूटिल पेंट 1 इन 4 आइन, तो क्या हो जाएगा, 3 ब्यूटिल पेंट 1 इन 4 आइन।
तो इसका हो जाएगा सेकेंड आंसर। हाँ भाई चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 अगर देखा जाए तो 90 में ज़रा एक बात समझो, ये है क्या, COCl है। COCl क्या होता है, एसिड हैलाइड होता है। तो अब अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4। सेकेंड कार्बन पर ब्रांच लगी हुई है तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की पेरेंट चेन और सेकेंड पर ब्रांच, तो 2 एथिल ब्यूटेन 1 ऑयल हैलाइड, हैलाइड 2 एथिल ब्यूटेन 1 ऑयल हैलाइड। तो हैलाइड की जगह क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 91 CCl3CH2CHO। Cl 3 क्लोरीन लगे हुए, तो नंबरिंग करोगे तो क्या करोगे, क्लोरीन तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हैलोजन तो साइड चेन ही मानकर चलते हैं। तो साइड चेन मानकर चलते हैं तो 1 2 3 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन हो गए तो क्या होगा 3,3,3 ट्राईक्लोरो प्रोपेनल, है ना। तो 3,3,3 ट्राईक्लोरो प्रोपेनल, क्योंकि एल्डिहाइड है तो ए लग जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। चलो 92 भाई यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ से होगा, COH होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास से ही नंबरिंग शुरू होगी, है ना। प्रिंसिपल बोल देता भाई कि बिल्कुल हमारे पास से ही नंबरिंग शुरू होगी, कहीं भी इधर उधर से नंबरिंग शुरू नहीं होगी। तो बस अब नंबरिंग हो गई तो आराम से बता सकते हो। 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से क्यों, क्योंकि COOH क्या है, वो रिंग के बाहर लगा हुआ है। तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। (93) IUPAC नेम। पहली बात जरा देखा जाए है क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो भाई ये है CHO यानी कि एल्डिहाइड। अब देखा जाए सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांच लगी है और एक एक कार्बन की ब्रांच है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो क्या होगा 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनल, यही कहा जाएगा कि नहीं, 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल भी कह सकते हो। तो 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हम कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर से। तो 4th एनर्जी लेवल क्या हो गया, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, है ना। तो आपको 4th एनर्जी लेवल कह दिया और कह दिया टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी होती है, n स्क्वायर होती है। ठीक, चलो विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एल्यूमिनियम एटम। एक बात बताओ, एल्यूमिनियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो एल्यूमिनियम में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, 3p3 में होता है। अब 3p3 में होता है तो n = 3 हो गया, क्योंकि ये जो नंबर होता है ये n होता है। और p के लिए ज़रा बताइए, p के लिए l कितना होता है, तो p के लिए अगर हम l की बात करें तो l कितना आ जाएगा, l = 1 आ जाएगा। तो n = 3, l = 1। तो एक ही ऑप्शन है ऐसा जहाँ पर n = 3, l = 1 है। यहाँ पर देखो l = 0 है, तो l = 0 p के लिए नहीं होता, s के लिए होता है। तो 3p लास्ट इलेक्ट्रॉन, 3p आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन,
ठीक। Na is Avogadro number of valence electron is 4.2 gram of N3 minus 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस। भाई मोल का क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम करो मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स चलो निकाला जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालें तो कितना दिया है 4.2 ग्राम वेट दिया है। वेट अपॉन आयनिक वेट, नाइट्रोजन का होता है 14, 3 नाइट्रोजन है तो कितना हो गया 42। तो N3 माइनस के मोल कितने आ गए 0.1। अब नंबर ऑफ N3 माइनस, नंबर ऑफ N3 माइनस आयंस। तो एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने बात की थी कि किसी के मोल पता होते थे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करते थे Na से मल्टीप्लाई कर देते थे। उसी तरह से अगर किसी आयन के मोल पता हैं और नंबर ऑफ आयन चाहिए तो Na से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल्स को। तो 0.1 इंटू Na हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 0.1 इंटू Na। अब कहा गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कहा गया तो जरा देखो एक N3 माइनस में कितने वैलेंस होते हैं। एक नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 नाइट्रोजन में 15 हो गए और एक निगेटिव चार्ज है कितने हो गए 16। तो एक N3 माइनस में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक N3 माइनस में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे N3 माइनस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस 0.1 इंटू Na, ये हो गया नंबर ऑफ आयंस, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16। जो नंबर ऑफ आयन निकाला था उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया 16, तो कितना आ गया 1.6 Na। 1.6 Na। ठीक, क्लियर है, देख लीजिए आराम से। .2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑन कंबशन यील्डेड 0.147 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.12 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द सब्सटेंस। तो एक बात बताओ, यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में तो पता चल जा रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पता चल जा रहा है, तो बताओ कार्बन हाइड्रोजन के बारे में पता चल रहा है तो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लें, और कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को जोड़कर अगर 100 से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी कि नहीं। क्योंकि बताएं यहाँ पर टोटल है क्या, 3 ही चीज़ें तो हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अब देखा जाए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा। कार्बन की परसेंटेज निकालनी तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इंटू वेट ऑफ CO2 फॉर्म अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ये दिया हुआ NCERT में इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कर लोगे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर निकालनी है तो इस तरीके से हम कर लें। अब बताओ यहाँ पर वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितना दिया है 0.147। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं, क्या होगा ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट भी पता है हमें, CO2 का वेट भी पता है। अगर हम इसको लिखें तो 12/44 इंटू 0.147 वेट ऑफ CO2 अपॉन 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 100। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बाकी अगर देखा जाए
तो है बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, सीधा सीधा फार्मूले पर बेस्ड है। तो ये कुछ कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ आएगा 20.04 के आसपास आएगा। ठीक, अगर आप नोट कर लिया हो आपने तो फिर मैं इसको आगे हटाकर आगे हाइड्रोजन के बारे में फिर लिखूं। इसी तरीके से अगर बात करें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की, बिल्कुल सेम वहीं जहां पर एनालिसिस दी हुई है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वहीं पर सीधे सीधे दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले जगह पर ही सीधे ये फार्मूले दिए हुए हैं दोनों, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जब कंबशन होगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, जिसे कार्बन के कंबशन से CO2 बना था। तो फार्मूले में आप देखेंगे H2O में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2, तो यहाँ पर आ जाता है 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 18 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ वाटर, तो वाटर का वेट देखा जाए तो कितना हो गया, 0.12 हो गया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना हो गया, 0.2 हो गया, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 कर दिया गया। ठीक, तो अगर ये देखोगे इस तरीके से तो ये कुछ 6.6 के आसपास आएगा, 6.67। सीधे बस उसी फॉर्मूले में वैल्यू रखी गई है, 2/18 मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। एनसीईआरटी में जहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस दी है तो सबसे पहले वहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की एनालिसिस की ही बात की गई है और ये फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो अब बताओ इस तरीके से निकल आया, तो नियर अबाउट 20% आ गया था हमारा क्या, कार्बन, और 6% से ज़्यादा आ गया हमारा हाइड्रोजन, तो यानी कि 26.6% के आसपास मान लो। चलो 26 भी मान लें तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, अभी मैंने बात की कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। तो अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को 100 से माइनस कर देते हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाती है। तो ये देखा जाए कार्बन की 20 निकली थी, ये कुछ 6.6 निकली है, यानी कि 26.6 मान लो, तो 100 माइनस 26.6 करोगे तो कुछ कितना आ जाएगा, 84 से थोड़ा सा कम, यानी कि 83। ठीक, तो ये आ गया 83। चलो भाई, लसेन टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन है सीधे, ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में एनसीईआरटी में शुरुआत में ही ये बात लिखी है, किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, हैलोजन के लिए, जिसमें प्रूजियन ब्लू बनता है तो हम कहते हैं नाइट्रोजन कन्फर्म हुआ, ब्लैक कलर मिल गया PBS तो वहाँ पर क्या होता है, सल्फर कन्फर्म हो जाता है ना। तो ये अलग अलग डिफरेंट टेस्ट हैं नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन के लिए। ठीक, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, कुछ खास अलग नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 2 1 3 2 5, तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो गई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर नाम अगर इसका देखा जाए तो अगर 2 3 4 5, तो थर्ड कार्बन पर CH3 लगा हुआ और यहाँ CH2Cl लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोमेथिल और 3 मेथिल पेंटेन, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरोमेथिल और 3 मेथिल पेंटेन। ठीक, तो अब अगर यहाँ पर 3 क्लोरोमेथिल और 3 मेथिल पेंटेन है तो कोई नाम है यहाँ पर, कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो क्या होगा फिर, नन ऑफ दीज होगा। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को कौन से मेथड से एस्टिमेट किया जाता है, तो बताओ अगेन फिर से सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि नहीं।
तो कार्बन और हाइड्रोजन, अभी जो मेथड की हम बात कर रहे थे ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जहाँ कार्बन की परसेंटेज निकाली और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाली, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीबिग मेथड। तो लीबिग मेथड से निकाला जाता है। तो ये हो गए आपके पेपर के सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके पेपर अच्छा हुआ होगा, और जो क्वेश्चन आपके अगर रॉन्ग हुए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ हुई, तो उसको कवर अप कर लीजिएगा सो दैट आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।